Hi guys, this is Pratik again from Diksha Coaching Classes, and today this is our fourth lecture of Chemistry 1 Standard 12th। और जैसा कि मैंने बोला था, आज का टॉपिक होगा पैकिंग। ठीक है, पैकिंग किसकी पैकिंग? पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो यहां पे एक वेब डायग्राम के माध्यम से मीडियम से मैं बता दूंगा कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। पहली बात हम सीखेंगे 1D पैकिंग, 1 डायमेंशनल पैकिंग, उसके बाद 2D, उसके बाद ऑफ कोर्स 3D पैकिंग। ओके, और फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो हम सीखने वाले आज, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक आएगा डेरिवेशंस इन पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, विल जस्ट इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक एंड इट विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको ये ठीक से समझ में आ गया तो ठीक है। गाइस, मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बता देना चाहता हूं आपको। इस टॉपिक में जरूरत है थोड़ी सी विजुअलाइजेशन की, थोड़ी सी इमेजिनेशन की, ताकि ये जो भी पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम क्रिस्टल लैटिस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सीख रहे हैं, उन पार्टिकल्स को पैक कैसे किया जाता है, वो पार्टिकल्स अपने अपने पैक कैसे होते हैं, उनका कंपैक्टनेस कैसे बढ़ता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रखते हैं। ठीक है, सो नेचर ने हमको इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में जो भी हमको इंट्रोड्यूस किया है, उसको जब हम सीखते हैं, वी नीड टू विजुअलाइज ईच एंड एवरीथिंग। ओके, व्हेन इट्स कमिंग टू 1D 2D, these are all planar structures, right? These are all planar structures. But in 3D, the thing changes, right? For example, in 2D it's a square, but in 3D it becomes a cube. In 2D again it's a rectangle, and in 3D it becomes a cuboid. And similarly, circle, sphere. So there are differences which you have to imagine. And the thing is, in 3D, I would like to have you do some experiments which I will give in the end of the lecture, and please do this if you want to understand the whole packing structures and the whole thing. If you have to visualize, you have to do this. तो मैं समझा दूंगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगला टॉपिक जो है पैकिंग एफिशिएंसी का, उसके ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात, किससे स्टार्ट करेंगे? इंट्रोडक्शन से। ये टॉपिक इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? रेफरेंस के लिए इस टॉपिक में जो पार्टिकल्स हमने कंसीडर किए थे, है ना, कॉर्नर पे थे स्फीयर्स के, है ना, जो पार्टिकल्स हमने कंसीडर किए थे, इस पार्टिकल को सॉलिड स्फीयर्स कंसीडर किया गया है। ठीक है, कंसिडर्ड एज सॉलिड स्फीयर्स। ओके, इट्स जस्ट फॉर रेफरेंस। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल लैटिस और इन अ सॉलिड कैन बी ऑफ एनी शेप, एनी साइज, बट हियर फॉर रेफरेंसेस टू स्टडी द पैकिंग वी हैव कंसिडर्ड एज सॉलिड स्फीयर्स। अगेन, कोऑर्डिनेशन की नंबर की कंसेप्ट में बता देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब ये कितना समझ में आएगा पता नहीं, लेकिन अगले टॉपिक में जब मैं एग्जांपल दूंगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, कि अगर एक स्फीयर, ठीक है, अ स्फीयर टचिंग ऑल इट्स नेबरिंग स्फीयर्स, ठीक है, कोई भी स्फीयर, अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि स्फीयर, मैं इसके आगे स्फीयर ही शब्द इस्तेमाल करूंगा रेफरेंस के लिए। ठीक है, कोई भी स्फीयर, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर अपने नेबरिंग स्फीयर्स को जितना टच कर रहा है, और वो जो मैग्नीट्यूड आता है, दैट इज द नंबर ऑफ स्फीयर्स इट इज टचिंग, दैट नंबर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, बोलने से ज्यादा समझ में नहीं आएगा, अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि कितना समझ में आता है। देखो, हमको क्या क्या सीखना है, जैसे मैंने बोला था। ठीक है, हमको क्या क्या सीखना है? सबसे पहले 1D पैकिंग सीखेंगे। 1D पैकिंग में क्या होता है? द स्फीयर्स आर स्टैक्ड इन अ सिंगल रो। ओके, This is the 1D packing.
ओके, दिस नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस दे आर स्टैक्ड इन अ सिंगल रो। और अगर मैं 2D में देखूंगा, 2D में कैसा होता है, ये ऐसे, ठीक है। और फिर जो इसको इसके डिप्रेशंस बने हैं वहां पे हम दूसरी रो लगा देंगे। अब ध्यान से देखना गाइस, यहां पे मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट वाले की तरह फिर से दूसरा लगा दूंगा। मतलब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे कि पिक्चर दिखाया जा रहा है। हमने 10th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट सीखा था कि पोयम जो होती है, ठीक है, उसमें 4 लाइनर्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। समझो अगर इधर कुछ राइमिंग है, स्काई डाई, ठीक है, येलो मेलो, ठीक है। अगर अब हमको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता था इंग्लिश में कि इसका राइम स्कीम निकालना है। क्या निकालना है? राइम स्कीम। अगर आपको याद होगा तो अब क्या करते थे, अगर इसको मैंने ए दे दिया तो स्काई की जितनी राइमिंग है उस रो को भी हम ए ही देंगे, ठीक है। अब स्काई की राइमिंग डाई है, येलो नहीं है, मेलो नहीं है, तो मैं डाई को भी ए दूंगा, है ना। अभी येलो और मेलो, येलो आ गई नई वाली राइमिंग, ठीक है, तो इसको मैं दे दूंगा बी। और येलो के साथ कौन राइम कर रहा है? मेलो, बी। तो ए ए बी बी, ठीक है, या ए बी ए बी, ए बी ए ए। ऐसे बहुत अलग अलग तरह के राइमिंग हमने पोएम में देखे होंगे कि राइम स्कीम के हिसाब से पोएम चलती है। तो उस पोएम की राइम स्कीम निकालने के लिए हमको 1 या 2 मार्क्स के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन आते थे। तो उसी कंसेप्ट पे आधारित है कि अगर एक रो है, मैंने इसको ए दे दिया नाम, ठीक है, क्या दे दिया? ए। अब ये जो है दूसरी रो इसके डिप्रेशंस में आ गई है। इसके डिप्रेशंस में दूसरे स्पीयर्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को स्टैक किया गया है। क्या किया गया है? स्टैक। स्टैक मींस दे आर पुट अप इन अ बंच इन अ रो, ओके। तो इसको मैं बी नाम दे दूंगा। अब क्या हो रहा है, थर्ड रो में ए की तरह स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, यानी कि जैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ए के उसी लाइन में इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रो भी ए है और अगली रो होगी बी, उसी हिसाब से अगली रो होगी ए वापस, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है ए बी, जैसे तुमको ये दिया गया है, ये लाइन दिख रही है आपको टेक्स्ट बुक में। तो उसी हिसाब से इसका यही कंसेप्ट है कि राइम स्कीम से मतलब क्या, ये जो स्टैकिंग है रो का, उसको हम एक लेटर दे देंगे, दूसरा स्टैकिंग उससे अलग होगा तो उसको दूसरा लेटर, और फर्स्ट वाला स्टैकिंग वापस थर्ड रो में रिपीट हो रहा है, सो विल गिव इट द सेम लेटर जस्ट लाइक द राइम स्कीम यूज इन द पोएम। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ए बी क्यों है, ठीक है। इसमें तो क्या है, सिर्फ इसमें ए है, ठीक है। और अगर मैं क्या करूंगा, इसके नीचे ऐसे ही लगा दूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए, और 4 रो लगा दूंगा तो इसका जो है, इसका रिपीटिंग पैटर्न जो है, इसका स्टैकिंग जो है वो बन जाएगा ए डिजाइन का, है ना। हम 4 कॉलम ही ले रहे हैं रेफरेंस के लिए, बहुत सारे होते हैं क्रिस्टल लैटिस में, दे आर कंटिन्यूस bunch of particles rolling down stacked along with each other, but here we are considering it as a that is only 4 liner letters we are using, okay। तो a इसका a b, ठीक है। आपको a b c भी देखने को मिलेगा आगे 3D में, ठीक है। तो ये राइम स्कीम का एग्जांपल, आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला था कि अगले टॉपिक में कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा, तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बता देता हूं आपको क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि अगर मैं ए वाला राइम पैटर्न, ये वाला पैटर्न लूंगा स्टैकिंग का, है ना, तो मैं कैसे अरेंज करूंगा इसको, जैसे पहली रो मैंने बनाई है, ठीक है, उसी तरह से दूसरी भी रो बनाऊंगा, राइट। उसी तरह से तीसरी रो, है ना, उसी तरह से चौथी रो। तो ये मेरा हो गया ए सेम एज लाइक दैट ऑफ द पोएम, यू सी, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक सेंटर स्पीयर ले लो कोई भी, ठीक है। समझो मैंने ये स्पीयर ले लिया, ठीक है। अब इसको कितने स्पीयर घेरे हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके अगर मैंने सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया, क्या ज्वाइन कर दिया मैंने, इसके सेंटर्स को, ठीक है, तो स्क्वायर बन रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रेक्टेंगुलर हो गया। अगर इसको आप प्रॉपर बनाओगे, प्रॉपर वे में, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो एक इसके सेंटर ज्वाइन करने के बाद ये स्क्वायर बन रहा है, राइट। सो इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर
एज, अब देखो इस स्पीयर को कितने दूसरे स्पीयर्स टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये स्पीयर इनके बीच में वॉइड है, दिख रहा है आपको, ऐसा वाला वॉइड है। वॉइड मतलब क्या, एम्प्टी स्पेस, वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस है। तो इसको 4 स्पीयर टच कर रहे हैं, इसको सेंटर वाले को नेबरिंग स्पीयर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो हम दूसरा वाला पैकिंग देखेंगे। जैसे मैंने ए बी भी कहा होता है, तो वो कैसा होगा, देखो मैं बस जस्ट देखो ए बी, मतलब क्या, मैं जो पहली रो बनाऊंगा उसके जो डिप्रेशंस है, यानी कि अगर मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, इसके जो ये डिप्रेशन है, इसके अंदर मैंने इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, इन स्पीयर्स को मैंने स्टैक कर दिया। क्या कर दिया, इनको स्टैक कर दिया ऐसे, और फिर पहले वाले की तरह दूसरा वाला बना दिया, ठीक है। सो अलोंग दिस, सो ए बी ऐसा आएगा, ठीक है। अब यहां पे जो वॉइड्स बन रहे हैं, ये आपको ट्रायंगुलर वॉइड्स दिख रहे हैं, राइट। सो दीज आर द ट्रायंगुलर वॉइड्स, ठीक है। तो मैंने ऐसे बना दिया पहले वाले की तरह, फिर इसके डिप्रेशंस में मैं और थोड़े से डालूंगा, ठीक है। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि अगर मैं एक सेंटर स्पीयर ले लेता हूं, तो इसको क्या हो रहा है, ये फेमिलियर लग रहा है कुछ, हेक्सागोन है, क्या है, हेक्सागोन। अगर मैंने ए बी का पैटर्न ले लिया, तो ट्रायंगुलर वॉइड्स के साथ मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर मिल रहा है, क्योंकि एक स्पीयर को 6 अदर नेबरिंग स्पीयर्स टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। बहुत इजी है, ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ए बी पैटर्न का अगर मैं रो स्टैकिंग करता हूं, तो उसमें मुझे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। इसमें सेंटर स्पीयर को टच करते हुए एक हेक्सागोन बन रहा है। मैंने अगर सेंटर्स, नेबरिंग स्पीयर्स के सेंटर्स अगर मैंने टच कर दिए, राइम पैटर्न है ए बी, सॉरी राइम पैटर्न बोल रहा हूं मैं, स्टैकिंग पैटर्न है ए बी, ओके, और वॉइड्स है इसके ट्रायंगुलर, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो शॉर्ट नोट आप खुद के मन से लिख सकते हो, रट्टा मारने की, लर्न करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखो इजी बहुत है। अगर आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो मार्बल के साथ, ठीक है, एक अरेंज रो करके प्लेनर में, ठीक है, एक बॉक्स में आप फिर उसको इसके डिप्रेशंस में मार्बल्स भरोगे, तो आपको दिखेगा ट्रायंगुलर वॉइड्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि किसी भी सेंटर स्पीयर को 6 अदर स्पीयर टच कर रहे हैं, अगर मैं ए बी पैटर्न बनाता हूं, ठीक है। आगे 3D में हम देखेंगे एबीसी। तो 3D में क्या होगा, ये जो स्टैकिंग है ये 2D है, ठीक है। इसके आगे है ना, इसके आगे भी ऐसी एक रो आएगी, उसके आगे और एक रो आएगी, उसके आगे और एक रो आएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो आप आगे यूनिट सेल की जो डायग्राम है प्रिमिटिव की, जो उन्होंने दिखाया है 3D में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एनिमेशन का वीडियो डाल रहा हूं आपको 3D में दिखाने के लिए कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ठीक है, मैंने एनिमेशन के वीडियो के बारे में बात की तो देख सकते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक है हमारा 3 डायमेंशनल 3D। अब हमने पैटर्न्स कौन से सीखे, स्टैकिंग के ए है ना, और ए बी, ठीक है। अगर मैंने ए का एक सिंगुलर पैटर्न बना दिया ऐसे, ठीक है, तो हमको दिख रहा है एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनती है, ठीक है, स्क्वायर कोड क्लोज पैकिंग, और आगे ग्रीन कलर के बॉल्स आपको दिख रहे हैं फिगर में, स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर पैक्ड लेयर्स। क्योंकि 3D में हम देख रहे हैं 3D में पैकिंग कैसी होती है। 3D में अगर मैं इस लेयर को और एक लेयर आगे रख दूंगा, उसके वापस और एक आगे रख दूंगा, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि एक यूनिट सेल वहां पे उन्होंने बनाया है, ठीक है, एक यूनिट सेल बनाया है पिंक कलर का, जो जैसे हमने जिस तरह से यूनिट सेल को स्टडी किए थे, तो वहां पे हम देख सकते हैं कॉर्नर्स में पार्टिकल्स सेंटर से वो टच हो रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस हिसाब से स्टैकिंग होता है 3D का ए पैटर्न का, वहां पे उन्होंने हर एक लेयर के सामने ए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो वापस हम देखेंगे स्टैकिंग ऑफ 2 लेयर्स ऑफ ए बी, ठीक है। अब ए बी में क्या आती है बात, अगर ए बी में, ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं
ये 2D वाला हो गया, ठीक है, इसके डिप्रेशंस में दूसरे वाले बैठ गए। तो अगर मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर लूंगा, ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं आप ये डायग्राम, ठीक है, स्क्रीन पे देख सकते हैं ग्रे कलर के कुछ बॉल्स बने हुए हैं, उसके साथ ही रेड कलर के बॉल्स हैं जो सेकंड रो है जो आगे रखी गई है 3D में दिखाने के लिए। तो आपको दिख सकता है कि जब मैं 2D पढ़ा रहा था आपको, 2D में है ना, ये डिप्रेशंस में जब दूसरे बॉल्स रखे गए थे तो कौन सा होल बन रहा था, कौन सा वॉइड बन रहा था, कौन सा वॉइड बन रहा था, ट्रायंगुलर वॉइड। ओके, ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा था। तो जब मैं 3D में रखूंगा, इसके आगे रखूंगा, ठीक है, तो मुझे कौन सा वॉइड दिखेगा, टेट्राहेड्रॉन। क्या दिखेगा, टेट्राहेड्रॉन, दैट इज द 3D ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। तो मैं 2D 3D के जब बारे में आपको डिस्क्रिमिनेशन बता रहा था, डिस्टिंक्शन बता रहा था, तब मैंने कहा था कि हमको इमेजिन करना है 2D में और 3D में चीजें कैसी बदल जाती है। 2D में जब स्क्वायर होता है, 3D में क्यूब दिखता है। तो उसी तरह से जब ट्रायंगुलर वॉइड्स होंगे 2D में, तो 3D में ऑफ कोर्स कैसे वॉइड होंगे, एक टेट्राहेड्रॉन की तरह से। टेट्राहेड्रॉन अगर आपको पता नहीं है तो क्या होता है टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, एक ब्लैक कलर का फिगर वहां पे बना दिया गया है, ठीक है। तो ये उसका टॉप व्यू है, मतलब ऊपर से कैसे दिखेगा, ठीक है, एक पॉइंट की तरह होता है। जैसे आपने इजिप्ट का पिरामिड देखा है, राइट, इजिप्ट का पिरामिड कैसे होता है ना, कुछ इस तरह से, अगर आपको इमेजिन हो रहा होगा तो, है ना। तो उसी तरह से टेट्राहेड्रॉन होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन। और इजिप्ट का पिरामिड आप याद कर लो, तो अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। सो दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन एंड दिस इज द वॉइड इन द 3D स्टैकिंग व्हेन वी सी इन द AB कॉलम। AB में क्यों दिख रहा है ये, क्योंकि इसके डिप्रेशंस में हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को स्टैक कर रहे हैं और डिप्रेशंस की वजह से क्या हो रहा है, ये वॉइड जो है एक स्पेसिफिक तरह का शेप ले रहा है, राइट। और 3D में एक वॉइड और बढ़ जाएगा, ठीक है, एक वॉइड और। आपको बात ध्यान में रखनी है कि समझो ये इस तरह से पहली वाली रो है, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने दूसरी रो उसके ऊपर मैंने डाल दी, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, राइट, ऐसा कुछ दिखेगा इसके ऊपर, है ना, ये इसके पीछे और ये इसके आगे है ना, ऐसी स्टैकिंग है 3D में, आप इमेजिन कर सकते हो। तो और ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रल होल है, ठीक है। एनिमेशन में आपको दिख गया होगा कि टेट्राहेड्रॉन कैसे बनता है, फॉर्म होता है, जिससे उन्होंने बॉल्स को, ठीक है, स्पीयर्स को वापस ला करके घुमा के आपको दिखाया है कि टेट्राहेड्रॉन स्पेसिफिकली कैसे बनता है। ऑक्टाहेड्रल होल भी बनता है। ऑक्टाहेड्रल होल कैसे बनता है, अगर ये 3 स्पीयर, ठीक है, ऐसे हैं और दूसरे 3 जो है ना, इनके बीच में ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। याद रखना है कि इस टेट्राहेड्रॉन के ऊपर, टेट्राहेड्रॉन एक ऐसा वॉइड है जिसके ऊपर स्पीयर बैठा हुआ, उस डिप्रेशन में हम स्पीयर को रख सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल जो डिप्रेशन, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, उसके डिप्रेशन में कोई स्पीयर रेस्ट नहीं करता। जैसे आपको ब्लू कलर की वो जो इंपॉर्टेंट वाली रिमार्क वाली जो पैराग्राफ है वो आप पढ़ लो ध्यान से, वहां पे क्या लिखा गया है देखो, कि टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया, टेट्राहेड्रॉन वो ऐसा वॉइड है जिसके ऊपर, इस 3 स्पीयर के ऊपर, इस डिप्रेशन में एक स्पीयर रेस्ट कर रहा है इसके आगे आके, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 स्पीयर और आगे वाले 3 स्पीयर, उनका, ठीक है, अपवर्ड अपसाइड डाउन इनका जो स्टैकिंग हो रहा है, इसकी वजह से एक ऐसा वॉइड बन रहा है जिसपे कोई स्पीयर रेस्ट नहीं कर रहा है। एक नॉर्मल आपको वॉइड दिखेगा, ऑक्टाहेड्रल होल जो उन्होंने लिखा है वहां पे। सो ऑक्टाहेड्रॉन मतलब क्या, कि अगर मैंने एक पिरामिड लिया ऊपर से और नीचे से दूसरा पिरामिड लेके जोड़ दिया, मतलब दोनों साइड पे पॉइंट आ गया, राइट, दोनों साइड पे पॉइंट आ गया, और 2 टेट्राहेड्रॉन्स को मैंने अपसाइड डाउन जोड़ दिया, मतलब यानी कि टेक्निकल भाषा में उनके बेसिस मैंने ज्वाइन कर दिए, तो एक ऑक्टाहेड्रॉन बन जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरह से, ठीक है, अगर आप इसको 3D में इमेजिन कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, राइट। तो मतलब क्या है, ये 2D में दिखा रहा हूं मैं कि ट्रायंगल्स के 2 बेसिस मैंने जोड़ दिए, वैसे टेट्राहेड्रॉन के मैंने 2 बेसिस जोड़ दिए, तो ऑक्टाहेड्रॉन बन जाएगा, ठीक है, एक तरह से। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर एनिमेशन की मदद से, टेक्स्ट बुक में जो ड्राइंग की उसकी मदद से आपको समझ गया तो ठीक है, वरना एनिमेशन वीडियो भी मैंने डाला है तो आपको क्लियर ही हो जाएगा कि एक्चुअली ये पैकिंग होती कैसे और वॉइड्स बनते कैसे। तो आई होप आपको ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है।
अगर नहीं समझ में आते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं और कुछ तरह से आपको किसी डायग्राम की मदद से या और कुछ एनिमेशन वीडियोस की मदद से या कुछ एक्सपेरिमेंटाइजेशन की मदद से आपको मैं सिखाने की कोशिश कर सकता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। लेकिन मुझे लगता है कि 100% आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इट्स अ जनरल थिंग कि आप डिप्रेशंस में किसी बॉल्स को अरेंज कर रहे हो। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप बॉल्स ले लो या मार्बल्स ले लो, अगर आप चिपका सकते हो उसको तो उसको 3D में आप अरेंज कर दो, जैसे मैंने बोला इस पैटर्न में। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। पैटर्न ले लो, उसमें 3D अरेंज कर दो, बस 2 ही रोज, ठीक है। और 2 रो क्यों बोल रहा हूं मैं, मतलब 1 रो, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हो 1 रो मैंने ए बी ऐसे पैटर्न से कर दिया, उसके आगे दूसरी रो, बस। तीसरी रो, थर्ड रो जब हम अरेंज करेंगे वो टॉपिक अलग होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अरेंजमेंट में 2 वेज है, और ठीक है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे पैकिंग में बढ़ते जाता हूं, मतलब क्या, जितने मुझे वॉइड कम करने आते हैं उतने मैं अगर कम करूं एफिशिएंटली, सो दैट्स द आइडिया ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। सो हम उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फॉर कंक्लूजन में आपको बोल देता हूं, जितना भी अब तक की हुआ है आप रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। अगर कुछ डाउट आता है तो प्लीज पूछो। एंड अगेन वही वाला जो आपको पता है, ठीक है, 3 चीज मत भूलना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी नीडी है, जिनको भी चाहिए कि 12th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, ईगर है, दे आर क्रेविंग फॉर द कंसेप्ट्स, फॉर द बेसिक्स टू बी क्लियर्ड, सो प्लीज अप्रोच देम, प्लीज टेल देम that these are the series of lecture where the whole syllabus is covered. This is the only channel, and yes, that's all. I'm signing out again from Diksha Coaching Classes. This is Pratik here. Thank you.